Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. All well and good? Yes, Bhaiya. Any doubts from the previous section? नहीं. Previous classes? किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं. अभी हम सबका दिक्कत सुनेंगे और उसका हल खोजने की कोशिश करेंगे. कोई है? नहीं. कोई है जो अपनी दिक्कतें सुनाना चाहता मुझे? No? Nobody is there? चलिए बहुत अच्छा. यही लोग टॉप करेंगे एग्ज़ाम में. किसी को कोई दिक्कत नहीं. सही है, बढ़िया है. इसके दो मतलब हैं? इसके दो मतलब है. पहला मालूम क्या? कुछ जानते हो कुछ नहीं. अच्छा, हाँ जी. तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़. हाँ. या तो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. कौन सा सही है जी? हिप्पी? यस. तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ रही. तो सुमनवा बोली नींद में है. बोला भैया एकदम मस्त, एकदम पूरा मेरे पास एक पैरागॉन है, एक टैबलेट बस बराबर हो जाएगी. यस. नींद फ्रेश करना है. हाँ, तो घर से निकाल दिया तुमको? नहीं. तुम खुद निकल गई. इट वॉज माई चॉइस. ओके, सो नो डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शंस, सो वी कैन मूव ऑन. पढ़ सकते हैं? ओके, एक छोटा सा क्विक रिकैप देख लें कि अब तक हमने एपिसोड में क्या क्या देखा है. ठीक, चलिए. तो पुराने एपिसोड में अब तक हमने ये देखा है कि चार्जेस क्या होते हैं, राइट. इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सबके यूनिट्स वगैरह ये सब देखे. समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, ये भी देखे, है ना. आई एम नॉट सेइंग इन ऑर्डर वाइज, बट पढ़ा है हमने, ये सब पढ़ा, राइट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर था. कोई दिक्कत नहीं ना? कोई मुझे बता सकता है डेल वी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. वाह. नहीं, पोटेंशियल नहीं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. नींद में है? नहीं. हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियों बाद तुमको जो है वो सुबह सुबह उठा दिया गया. रोज तो उठते हैं उसके बाद स्कूल जाने के. हाँ, आज सुबह उठिए ताकि क्लास आ पाओ. क्लास आने से पहले 1.5-2 घंटा पहले उठा करिए, चीज़ें फ्रेश रहेंगी. समझ गई? और नहीं तो 3-4 स्केल अभी खाओ, देखना अभी पूरा 5-6 कप चाय के बराबर फ्रेशनेस आएगा. खैर, एनीवेज, सो एज आई सेड कि डेल वी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, राइट. कोई दिक्कत नहीं ना? एंड इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T, दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट. कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर. वाह वाह. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पक्का दुका है कि बता रहे हैं? क्लियर? कोई दिक्कत? सबका यूनिट वैल्यूज आप डिफाइन कर पाएंगे. व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हाट इज 1 कूलम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज 1 कूलम एम्पियर, आई मीन 1 एम्पियर. कर पाएंगे ना? 1 वोल्ट, ये सब कर लेंगे ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन. इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर था? ओके, वी ऑल नो, हमने ये जाना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, आई मीन चार्जेस फ्लो करे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक बार क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद सारा मूवमेंट अपने आप ही होने लगता है। राइट है कि नहीं? कोई बात है इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, समझिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा आपका फ्लो। बोले तो जितना ज्यादा ढलान उतना ज्यादा गुणकीय। फिर समथिंग लाइक दैट। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, बोले तो ढलान बहुत ज्यादा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, तो ऊपर से गुणकीय लंबा दूरी जाओगे ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, द मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा, मोर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, मीनिंग टू से दैट अगर फ्लो ऑफ चार्जेस है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द मोर इज द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा उतना ज्यादा आपका बिजली का प्रभाव होगा। बोले तो बिजली उतना अच्छे से और धड़ल्ले से मूव करेगा, प्रोपागेट करेगा, कंडक्ट करेगा। समझ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट इन द सेंस चार्जेस फ्लो करेंगे, इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। राइट आप इसका उल्टा भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन द सेंस चार्जेस फ्लो करेंगे, इन द सेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा। यदि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, माने ढलान थोड़ा सा कम है, ठीक है, ढलान थोड़ा सा कम है, तो हम इसके क्या करना चाह रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, करेगा तो जरूर लेकिन कम फ्लो करेगा। समझ रहा है कि नहीं? विच मीन्स दैट कि आई कैन क्लियरली मार्क आउट दिस वन नाउ कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक potential difference across the two ends of the conductor। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगेगा? कंडक्टर के एंड्स में ना, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझे? ये पॉइंट्स एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं? दो एंड का ही ना बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। हो रहा है कि नहीं बोल रहे? कोई बोल पाएगा? आसान सा तो स्टेटमेंट है यार, बोल पाएगा कोई? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कौन बोलेगा? यस। Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference across the two ends of the conductor. Across the two ends of the conductor, सिंपल है। राइट, कोई और? यस। Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference across the two ends of the conductor. जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या सिंपली आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, दैट इज इनफ। ठीक है, दैट इज इनफ, दैट इज अंडरस्टूड टू मी। ठीक है, सिंपली यही है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लग रहा है केवल ये बता दीजिए बस। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एक्टिंग एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सिंपल। समझे? या अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर? इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम ऐड करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड ये करना है कि ये वैलिड तब है, ये वैलिड तभी होगा कब? जब आपके कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस शेप वही बरकरार रहे, साइज वही बरकरार रहे और साथ ही साथ टेम्परेचर भी वही बरकरार रहे। समझे? एट अ गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। समझे? अभी का जो वातावरण है, अभी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखिए। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, ठीक है, तब जाकर के ये आपका धड़ल्ले से काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं कि प्रोवाइडेड
provided that the temperature and the other physical properties किसका? of the conductor, ठीक है, provided that the temperature and the other physical properties of the conductor remains constant. सीधे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको उल्टा भी बोल सकते हो. उल्टा क्या बोलना है कि यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हैं, तब उस कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसके. समझ रहा है कि नहीं? इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the amount of potential difference across the ends of the conductor. समझ रहा है कि नहीं? सीधा वाला ही कर लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो. ठीक है, क्या करना है मेरे को कि the electric current is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor provided that the temperature and the other physical properties remains constant. आसान है, समझ रहा है? एक बार और बोले, एक बार और. चलिए, हमने क्या कहा कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर? कोई दिक्कत? आसान सा स्टेटमेंट है, कर पाएंगे? कौन बोल पाएगा? कोई है? मम्मी की लाडली? यस, कोई और? Anybody else? Yes. Electric current is directly proportional to the amount of potential difference between two ends of the conductor, provided that the temperature and the other physical quantity of the conductor. Physical properties. Physical properties of the conductor remains constant. Perfect. Clear? Yes. Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference, provided that the temperature and the physical properties of the conductor remains constant. Clear है? कोई दिक्कत? 10-20 बार तेरे को भी उठा पटक कर देंगे, बता रहे हैं. भय हो गई है तो हम कह रहे हैं 1-2 स्केल मार खा लो, ऐसे ही हम फ्री में हम दे सकते हैं. सच्ची बता रहे हैं, उसका 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में ले लो. यस जनमन, कहिए. Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference across the two ends of conductor, provided that the temperature and the physical properties of conductor remains constant. सिंपल है, कोई दिक्कत? पूरा स्टेटमेंट अगर गड़बड़ लगे याद करने में तो कम है, हमेशा केवल ये वाला याद कर लो. देखो, मैथमेटिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैथमेटिकली आई कैन ऑलवेज से कि हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the potential difference. सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस ये केवल लिख देंगे, ये केवल याद रहेगा. आराम से अब इस पे स्टेटमेंट जोड़ दो. सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. समझे? बस इसी को थोड़ा सा सजा धजा के बोल देना है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the amount of the electric potential difference across the two ends of the conductor, provided that the temperature and the other physical properties of the conductor remains constant. Simple. समझ रहा है कि नहीं? कोई बड़ी बात लग रही है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस? बड़ी बात है? नहीं ना? राइट? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन. तो ये जो रिलेशन है, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ. वी कॉल इट ओम्स लॉ. क्या कहते हैं? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिलेशन है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. देखो ना क्या है ये, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही ना बोल रहा है. ये जो रिलेशन है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये सर जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक बंदा था. सर जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है. उसी ने इस रिलेशन को फाइंड आउट किया था. दैट्स वाई इसी के नाम पे ये वाला स्टेटमेंट को रख दिया गया. दैट इज ओम्स लॉ.
आपको पूछा जाएगा कि डिफाइन ओम्स लॉ या स्टेट ओम्स लॉ, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट बोलना है जो कि आप बड़ी आसानी से अभी के अभी याद कर लिए हैं। समझ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ओम्स लॉ समझ में आ रहा है कि नहीं? फोन कर दे, घर चल जाएगी। हाँ, हमको बहुत दुविधा हो रहा है, तुमको आज क्या हुआ है? कुछ नहीं, जाओ घूम के आओ एक बार बाहर से, जाओ जाओ, लोड लेके मत पढ़ो, जाओ घूम के आओ। क्लियर है? सर जर्ज आई मीन जनरल टाइप का नाम रख लिया, आसान सा नाम रखना चाहिए। सर जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये एक्टिविटी जो है प्रूव किया था। उन्होंने ही खोजा था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। दैट इज वाई इस पूरे एक्सपेरिमेंट को या पूरे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को उन्हीं का सिद्धांत बोल दिया गया। ठीक है, दैट इज ओम्स लॉ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई पूछेगा बताइए ओम्स लॉ क्या होता है, बता पाएंगे? है ना? दैट इज ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो बड़का बड़का ओम नहीं आता, ओम करते हैं जो डेविम करवाता है। यस, बता पाएंगे? बता पाएंगे? चलिए तो बताइए, कौन बताएगा मेरे को ओम्स लॉ? ठीक, चलिए बोलिए। Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference across the two ends of the conductor, provided that the temperature and the other physical properties of the conductor remains constant. Remains constant. Perfect. कोई और? One more. Yes. Electric current is directly proportional to the amount of electric potential difference across the two ends of the conductor, provided that temperature and the physical properties of conductor remain constant. Perfect. कोई दिक्कत? नहीं ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। मैथमेटिकली जो है वो आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। चलिए बहुत बेहतरीन। तो जगह हो गया है ख़त्म, तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए ओके, इतनी बातें क्लियर है? बातें क्लियर है कि नहीं? ओम्स लॉ क्लियर है? बहुत मुश्किल था? बहुत डिफिकल्ट? सदियों 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 से लोग इसको याद कर रहे हैं, अभी तक याद नहीं हो पाया। ओम्स लॉ हुआ तुम लोग को? हो गया? चलिए बेहतर है। ओके, सो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो राइट? क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? क्या फर्क पड़ रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? बोल सकते हैं ना ऐसा? चलिए ठीक, बहुत अच्छा। मेरे को ये एथाइल वाला अच्छा नहीं लगता, एज यू ऑल नो, है कि नहीं? तो इसके बदले हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देंगे, इक्वल टू साइन पुट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे I लगाएंगे, तो I के साथ मुझे कांस्टेंट चाहिए क्योंकि मैंने इसको हटाया, राइट? हटाया कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। तो इस बार जो कांस्टेंट होगा वो K नहीं बल्कि हम R डालेंगे। क्या कहेंगे? R फॉर रिशु। बताएगी? हाँ, क्या बताएंगे? R फॉर बहुत कुछ होता है, रोज। बहुत कुछ कैसे होगा? 20 शुरू होता हो। चलिए V इज इक्वल्स टू I R। ये R क्या है भाई? R क्या है ना? रिशु उधर बैठी ना, इसलिए R लिख दिया आज, है ना? क्यों रे रिशु? फाइन। ओके, R क्या है यहाँ पे? आपको सब R जो है, R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे हर कांस्टेंट का एक नाम है, तो इसमें R का नाम रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। कि क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, लोड मत लो, बस अभी नाम केवल जानो कि वो राम है। ठीक है? क्यों है? I'll talk to this one। ठीक है? अभी केवल जानिए। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस। राइट? फाइन। R क्या है? I क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? कोई दिक्कत इतना में? कोई दिक्कत इतना में? बोल सकेंगे हम लोग V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR। ये IR कैसे आए ये हमने देखा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? फाइन। आइए अब छोटा सा बात हम यहाँ पे जान लें
कि आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या. व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस, राइट. रेजिस्टेंस क्या है, राइट. ओके, कभी आप ये नोटिस किए हो कि जैसे तुम बहुत जैसे अगर ऊंचाइयों तक चलते जाइएगा ना, बोले तो बहुत तरक्की करोगे, ठीक है, तो आसपास वाले जो है वो तुम्हारा टांग खींचने पे लगल रहेगा. दे विल ऑलवेज अपोज यू. तुम लोग से जाके विनम्रता से पूछोगे ना कि आंटी ऐसा आप क्यों करती हैं, क्या मेरे तरक्की से आपको कोई नुकसान है, आपका हाथ पैर काट के और उसके बाद हम तरक्की कर रहे हैं, आपका गला रेत दिए उसके बाद तरक्की कर रहे हैं हम, आपको क्या दिक्कत हो रहा है मेरे से. तो कहे कुछ नहीं बेटा, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं. फिर घर जाओगे फिर टांग खींचेगी. दे डू नॉट हैव अ परफेक्ट रीजन कि क्यों करना है, लेकिन करना है, ये होना है. तरक्की किसी को भाता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं. वो आपको बार बार नीचे खींचने की कोशिश जरूर करेंगे और करेंगे ही करेंगे, करेंगे कि नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं. आप उनसे पूछने जाइएगा कि क्या कारण है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, क्या दुश्मनी है, बताएगा वो लोग नहीं, लेकिन करेगा. मुंह पे बोलेगा नहीं नहीं क्या दिक्कत है बेटा, कितना अच्छा लग रहा है हमको, हम लोग कॉलोनी से तुम इतना ऊपर जा रही, और ऊपर चल जा, हम यही चाह रहे हैं, है कि नहीं. थोड़ा सा लटकी हुई है वो, थोड़ा और ऊपर, मेरे सहयोग से अगर थोड़ा और ऊपर चल जाती तो बढ़िया बात है, चल जो. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. समझे कि नहीं. हाँ. सिमिलरली दिस केस टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर. कंडक्टर में भी कुछ ऐसा ही केस देखने को मिलता है. जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड मूव करेंगे ना, तो ये कंडक्टर का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोके, अपोज करे. क्यों करे इसका कोई आंसर नहीं है. लाइक द आंटीज, कोई आंसर नहीं है कि वो क्यों करना चाहती, समझ रहे हो. बस चाहती हैं कि कोई तरक्की ना करे. खैर, दे हैव अ रीजन, यहाँ पे एक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है. बट देन ऑल्सो व्हाट आई एम, समझिए इसको क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाह रहा है, हो भी रहा है, लेकिन इसके मोशन को कोई अपोज करता है. जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रिक्शन मुझे पीछे खींचता है, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पीछे खींचता है. लाइकवाइज कोई इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ रहा है एक कंडक्टर में, इफ दिस इज अ कंडक्टर, अगर ये एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर जाना चाहता है, ठीक है, तो इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का ही ये लूर लक्षण है कि इसके मोशन को अपोज करेगा. समझ रहा है. अच्छा, आप समझ के देखिए कि बिजली जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे. यदि आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही अपोज करने लगोगे तो मीनिंग टू से दैट कि आप बिजली को अपोज करोगे. हैं, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता उतना मस्त तुम्हारा बिजली का कंडक्शन होता, लेकिन आप उसको धीमा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिजली का कंडक्शन अब धीमा हो जाएगा. यू आर अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रादर. You are not actually by doing or by opposing this electron or by opposing the motion of this electron, you are actually opposing the motion of the electric current in the conductor. हो रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं. तो ये जो कंडक्टर की का ये जो लूर लक्षण है ना, जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, इसी अपोज करने का लूर लक्षण को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस. बोले तो कंडक्टर कितना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को अपोज करे, दिस इज रेजिस्टेंस. समझ आ रहा है. द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्जेस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. और नेचुरल टेंडेंसी नहीं बोले तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्लियर है कि नहीं. जब भी कोई मोशन होगा तो वो उसको अपोज करेगा, मोशन होगा अपोज करेगा, मोशन होगा अपोज करेगा, मोशन होगा अपोज करेगा, ऐसा कुछ. तो मेरा वो चाहता है कि वो आप ना जाए, आप जाए ही ना, आप ट्रैवल ना करें. समझ आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है. लिख लें इसको. रेजिस्टेंस क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर
द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको देखिएगा तो मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, हो रहा है कि नहीं? ओके, चलिए बहुत अच्छा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर? क्या ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहीं से आया है, लोड नहीं लेना, केवल एक वो याद रखिए ना, बाकी अपने आप हम एकदम मस्त टाइप से एकदम करवाते जाएंगे। केवल एक तो याद रखिए, अगर आप इंटरचेंज करके नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जैसे ही पता चला ये वाला, तो अब आप रेजिस्टेंस का डेफिनेशन भी बदल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सी, ऐसे बोल सकते हो, तुमको जो पसंद आ रहा है। मुझे ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है, ठीक है, बिकॉज कि इट मेक्स माई कॉन्सेप्ट क्लियर कि एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या। अदरवाइज ये रेशियो बोले थोड़ा पता नहीं क्या है, स्कूल में आपको क्या बताएगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट आई बिलीव कि दिस वन इज द बेस्ट वन, कि द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द चेंज और रेजिस्ट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एल्स आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाना है, यू जस्ट कॉपी इट दिस वन, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सिंपल, वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। बट ये वाला रेशियो वाला टर्म बोलने से ना आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये फील नहीं हो रहा है। ये रेशियो वाला बोलने से आपको फील नहीं होगा कि रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। किसी को आप ऐसे समझा के देखिए और किसी को ये वाला बता के देखिए, अगला वो हो जाएगा, कोई बोल समझ में नहीं आएगा उसको रेजिस्टेंस है क्या, उसको केवल रेशियो समझ में आएगा। द पर्सन विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज कि रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है। बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। इफ समथिंग इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, दैट कंडक्टर इज अपोजिंग द फ्लो, दैट इज रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? लेकिन रेशियो वाले बोलने से ये आप जो फील है वो नहीं आ पा रहा या नहीं आ पाता है, दैट्स वाई लोग इसको भूल जाते हैं। क्लियर? आई होप कि आप नहीं बोलेंगे, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत? मुंह में दही जमाई रे, अब सब चुप रहेगा, केवल ये बोलेगी, और अगर मेरा मूड खराब हुआ नाक चापट कर देंगे, बता दे रहे, ठीक ना? हाँ, सब चुप रहेंगे, केवल ये कहेगी। फाइन? क्लियर है? क्लियर है? हूँ करे मारेंगे ना? क्लियर है? हाँ, केवल तुम्हारा आवाज हमको सुनाई देना चाहिए, बता रहे हैं। तुम्हारा है कि नहीं? हाँ, पढ़ाई आगे कैसे बढ़ेगी तुम्हारे पर है। खराब होता है आज तो ये लड़की जिम्मेवार होगी, देख लो इसका मुंह, ठीक? चलिए, सो ये वाला डेफिनेशन बोलने से आई सेड कि अच्छा लगता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? फाइन, आप केवल मुंडी हिलाइए, आवाज केवल इसका आना चाहिए। क्लियर? हाँ, बहुत अच्छा। एंड दिस वन, इससे जो है वो केवल आपको एक फॉर्मूला टाइप का मिल जाएगा। फाइन, इसको क्या बोल सकते हैं हम? और करके हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ V and I। क्या है भी और क्या है आई? We have potential difference by I electric current। समझ रही है तो कितना भौए है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, राइट? फ्लोइंग इन द कंडक्टर। दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर लीजिए, ठीक है? दोनों के दोनों ही सही है, कोई दिक्कत या आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए, तो इसको छाप लेंगे हम लोग, ओके? चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं आपत? क्लियर? ओके, तो हमने क्या जाना अब तक? तुम्हारा आवाज सुनाने दे रहा हमको। R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ये हमने जाना। इतना जाने ना? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, आगे? Flowing in the conductor। हाँ, कभी बोलती नहीं ना,
इसलिए तुमको पता नहीं क्या आगे कंटिन्यू करना नहीं करना। खैर एनीवेज, इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ के लिए हमको तुम्हारे तरफ देखना पड़ रहा, समझ रही है? हाँ, पट पट एकदम जोर से बोलते रहो, कुछ नहीं फिर भी हूँ करो, तब ना आदमी जानेगा। क्लियर है? आइए थोड़ा सा इसका एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। एसआई यूनिट, ठीक है? तो वी ऑल नो कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई है। V का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। सही बात है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या ऐसा V एम्पियर इनवर्स, राइट है कि नहीं? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है जी, इतना लंबा लंबा क्या बोलेगा, है कि नहीं? तो इसके बजाय वी कॉल इट ओम। क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग भी अब बोल सकते हैं, ये मूड खराब कर देगी आज नहीं तो, ठीक है? ओके, क्या बोल सकते हैं इसको? ओम। क्लियर है? ओम, लंबा लंबा वाला ओम, राइट? क्लियर? ओके, अब ओम ओम लिखे से बढ़िया तो यही वाला लिख लेते, है कि नहीं? इसलिए इसका सिंबल असाइन किया जाता है, ठीक है? ओम का सिंबल होता है ऐसा, चपटा ओ। इसको बोलते हैं ओम, ठीक है? ग्रीक अल्फाबेट है ये, ओम कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हुआ? ओम। क्लियर है कि नहीं? एज यू ऑल नो कि जैसे ही आपको ऐसा यूनिट पता चलता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू आस्क यू पीपल दैट डिफाइन 1 ohm. They will ask you define 1 ohm. Define 1 ohm. बताइए 1 ohm क्या होता है? What do you mean by 1 ohm? 1 ohm कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए? कोई बता सकेगा? अब तक तो पता भी चल गया होगा कैसे बोलना होता है। 1 ohm इसको हम कैसे टैकल करते हैं? It is defined as the ratio of 1 volt and 1 ampere electricity flowing in the conductor. ओके, और कुछ? ठीक है, थोड़ा सा उसमें गार्निश करने की ज़रूरत है। यस, सी when 1 volt of potential difference, when 1 volt of potential difference is there in the conductor to carry out 1 ampere of current, then it is said that कि 1 ohm of resistance is acting. 1 ohm resistance कब एक्ट कर रहा है? जब 1 वोल्ट आपका वोल्टेज रहे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? ताकि उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, समझ? तब हम इसको कहते हैं 1 ohm ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? कर लेंगे इसको? ओके, नाउ वी विल टॉक। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्यों है? क्यों कंडक्टर जो है वो चाहता है कि फ्लो ना करे, इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखे? क्यों चाहता है वो? Why does the conductor wants the electrons to not flow in a particular direction? Why is it opposing the charges? Flow of charges. Why is it opposing? क्यों कर रहा है ऐसा? समझे कि नहीं? ओके, सपोज दैट कि ये आपका एक कंडक्टर है, दिस वन इज अ कंडक्टर, ठीक है? और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव कर रहे हैं, समझे? जो कि मूव कर रहे होंगे, और ये अभी कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे ऐसे गोल 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 मूव कर रहा है। जैसे ही हम इसमें जो है वो प्लस माइनस कर देंगे, बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा देंगे, तो सबको पता चलेगा, अरे तेरी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चल एक दिन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब ये क्या करेंगे कि एक साथ एक तरफ मूव करेंगे, ये करेंगे ये लोग, यही करेंगे कि नहीं? अब इनके पास 2-2 तरीके का मोशन है डार्लिंग, ध्यान से सुनिएगा। 2-2 तरीके का मोशन है, एक ऐसे वाला और दूसरा ऐसे वाला। तो ये कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे ऐसे, सी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, समझे? इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन,
इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दैट वे, दिस इन दिस पर्टिकुलर वे, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझिए, देखिए एक ही को इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? अब समझ रहे हो कि दू को मेरा हाथ है, दू को मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, टकरा रहा, समझे? ऐसे तो ढेरों हैं, नहीं टकरा रहा होगा, नहीं टकरा रहा होगा। हाँ, यही टकराने की वजह से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराए हैं उनका वेलोसिटी घट जाएगा। अब मस्त एकदम दौड़ो दौड़ो, किसी से टकरा जाओ, तो टकरा जाओगे तो क्या देखोगे, ओहो 200 की स्पीड चल रहे थे, 250 का स्पीड से उड़ दिए हम, ऐसा लगेगा? नहीं। व्हाट विल हैपन? वेलोसिटी कम होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होता है तो मतलब कि उसका फ्लो करने का रेट घट गया, फ्लो करने का रेट घटा माने इलेक्ट्रिक करंट घट गया। दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इसी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मोशन होगा, जितना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा टकराने के चांसेस ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जितना ज्यादा कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि टकराया जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका स्पीड कम हुआ, उतना ज्यादा आपका फ्लो घट गया। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्लियर? किसी को भी बता पाएंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? चलो बताओ गंगा, क्या है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यस? हाँ, हिंदी में बोलिए ना, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आया बस। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में घूमते रहते हैं, गोल गोल टाइप डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके कारण वो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उसके कारण वो लोग वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू विच फ्लो ऑफ चार्जेस गेट्स रिड्यूस्ड। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ही किसी कंडक्टर में, देखो हम कीवर्ड्स लिख दे रहे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है? किसी भी कंडक्टर में जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होगा कि इसमें दो तरीके का मोशन हो जाते हैं, ठीक है? एक तो मोशन इन इट्स ओन ऑर्बिट, अपना ऑर्बिटल मोशन भी है इसका, समझ रहे हो? साथ ही साथ इसमें प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, होता है कि नहीं? और इस मोशन के कारण क्या होगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर विल टेक प्लेस। बोलो सही बात? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, इससे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो घट जाएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस घट जाएंगे। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस घट गए, इसका मतलब यह है कि आई का वैल्यू घट गया, होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू घट गया, समझे कि नहीं? और ये तब हुआ है, कोई आदमी रोका थोड़ी, ये अपने कारण टकरा के रुक गया बेचारा, समझे? और फालतू का कंडक्टर को बदनाम किया हुआ है कि ये तुम्हारा लूर लक्षण है, समझे? उसका लूर लक्षण क्यों बोला जाता है? इसका लूर लक्षण इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है, समझे? जैसा कंडक्टर होगा उसके अनुसार उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज़्यादा मोशन होगा, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। क्लियर? विल टेल यू सम मोर अबाउट दिस थिंग्स इन द फर्दर क्लासेस। समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर? रेजिस्टेंस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं इतना में? कोई दिक्कत है तो बोल ले। यस? कोई दिक्कत किसी को? यस यस, एनीबडी? इस साइड से, इस साइड से, बीच से? चलिए, आगे से तो है ही नहीं। चलिए, तो फिर बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग छाप लेंगे। ओके, क्लियर है इतनी बातें? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम, राइट? तुम समझ रही कितना तुम खराब स्थिति में है? देखो, तुम घर में जिस दिन पिटाओ उस दिन हमको बोल दिया करो कि आज मेरा पेट उठ दर्द दे रहा है, चाहे पीठ दर्द दे रहा है, ठीक है? सब झुका के मारा है कोहनी से,
आज हम छुट्टी करेंगे। फाइन, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर ना? ओके, इससे प्रोबेबल क्वेश्चंस केवल यही सारे हैं, न्यूमेरिकल से एक दो को देगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह ये सब कर लिया, और फिर आपको वही डिफाइन 1 ओम वगैरह ये वाला कर लिया। और एक छोटा सा और इसमें टॉपिक आता है जो ग्राफिकल ग्राफ से आपको ये करवाना रहता है, ठीक है। ग्राफ सबको याद है, ग्राफ क्लास 9 ग्राफ, राइट। स्लोप ऑफ द ग्राफ ये मालूम है ना कि नहीं? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्स एक्सिस, राइट, क्लियर, स्लोप क्लियर है सभी को? ओके ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ के टर्म्स में भाई दो तरीके के आपके ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है वो दो तरीके का बन सकता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं वीआई ग्राफ, ठीक है, और दूसरे को हम कहेंगे आईवी ग्राफ है। एक आज कर लिए, इधर उधर कर लिए, राइट। ओके, वीआई ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका वी आप प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस में आप आई प्लॉट करोगे, ठीक है। और आईवी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, पहला वाला एक्स के लिए होता है और दूसरा वाला वाई के लिए होता है, ये हुआ, समझ गए? बोला इसमें क्या ही चेंज, क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? आई भी आई करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, केस 1 देख लेते हैं। अगर मेरा वी आई ग्राफ है तो, ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, मिटा दें, चलिए बड़े आई। केस 1 दैट इज इफ द ग्राफ इज वी आई ग्राफ है तो क्या, ठीक है। वी आई ग्राफ बोले तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वी का लेबलिंग होगा और यहाँ पे आई, ठीक है, यही होने वाला है। वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, विच मीन्स दैट कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, कंक्लूजन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ा फिर ये बढ़ेगा, है ना। तो सपोज दैट कि ये O है और इस पॉइंट पर मान के चलो ये मेरा A है, ठीक है, तो दिस वन इज समवट लाइक दिस और ये रहा ये, क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं A हो गया, ये B हो गया ये पॉइंट, और इस पॉइंट को C बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? वी ऑल नो कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ये होता है, ये पिछला स्लाइड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई होता है कि नहीं, क्लियर है? अब अगर ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, V और I है, तो इसका स्लोप मुझे क्या देगा? रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? जैसे टाइम और डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है कि नहीं? ओके ग्रेट। सो वी ऑल नो, यहाँ पे इट इज क्लियर दैट, अगर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इट इज क्लियर दैट द स्लोप of the graph will give the value of resistance, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आइए तो जरा स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ क्या है? ये वी आई ग्राफ है ना। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होगा? चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस बाई चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस, होगा कि नहीं? तो हम इसको बोल दें del y upon del x, change in the physical quantity of y axis by change in the physical quantity of x axis. Okay, y axis में कितना चेंज हुआ है? पहले 0 था, अब यहाँ पे a हो गया, तो a माइनस 0 दिस वन ये होगा कि नहीं? इतना ही चेंज ना है, दैट इज CO, CO देखो ना, CO अपॉन del x इज मेरा BO है कि नहीं? BO हो रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल्स टू CO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO क्या है मेरा? I, BO क्या है मेरा? V आएगा, होगा कि नहीं? क्लियर है? इसका मतलब यह है, यहाँ पर देखिए कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ
स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज एक्चुअली आई अपॉन वी, आई अपॉन वी है कि नहीं? अब छोटा सा यहाँ पे रफ वर्क में आ जाइए, रफ वर्क हम करा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो r इज इक्वल्स टू वी बाई आई होता है कि नहीं? क्या हम इसको r बाई 1 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें उल्टा तो 1 बाई आर इज इक्वल्स टू आई बाई वी हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1 बाई आर इज इक्वल्स टू आई बाई वी। अगर आई बाई वी लिखा हुआ है तो हम 1 बाई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? विच मीन्स दैट कि आई कैन राइट ओवर हेयर कि स्लोप ऑफ के थारे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। समझ रहा है? 1 बाई आर कि नहीं? बोल सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा बोल सकेंगे? अभी इस दोबारा फिर से यहाँ पे जगह है, जगह तो है नहीं, चलिए छापते हैं इसको। ओके, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है ना? हम लोग क्या निकाले अभी कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल्स टू 1 बाई आर, ये निकाले ना? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 1 बाई स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ? क्या हम नहीं बोल सकते? r उधर भेज दिया, स्लोप को इधर कर दी, समझे कि नहीं? यही आपका रिजल्ट है, दिस वन इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है कि यदि आपका वी आई ग्राफ है, इफ इट इज अ वी आई ग्राफ, ठीक है, इफ यू हैव गॉट अ वी आई ग्राफ, ठीक है, अगर आपको वी आई ग्राफ मिला है तो उसका स्लोप निकाल दीजिएगा तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा? नहीं, उसका स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल करिए तब आएगा रेजिस्टेंस, इफ इट इज योर वी आई ग्राफ। समझे? अगर आपका वी आई ग्राफ है तो आप स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल निकालिए, ये रेसिप्रोकल ही तो है, समझे? तो इसका कंक्लूजन क्या आया कि इन अ वी आई ग्राफ the resistance is equals to the reciprocal of slope of vi graph। ये इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ, ठीक है? अगर आपने वी आई ग्राफ बनाया है या आपको वी आई ग्राफ दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप तो पट से स्लोप निकाल दोगे, उसका आपको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। तो यू विल नीड टू नो नाउ दिस टाइम कि द ग्राफ विच इज गिवन इज वी आई और आई वी, समझे? वी आई में तो हम समझ गए, लेट अस सी कि आई वी में क्या करना है। फाइन फाइन, चलिए इसको छाप लें। ओके, चलिए कंटिन्यू करें, करें? ओके ग्रेट। सो आइए हम केस 2 में चलते हैं, दूसरा नंबर का केस, दैट इज इफ द ग्राफ इज आई वी ग्राफ। अगर आपको आई वी ग्राफ मिला है, ठीक है, लगता होगा क्या ही चेंजेस उसमें आएंगे, क्या भी आई भी कर रहे हैं, चेंजेस हो जाते हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा ना, क्लास 9 पार किए, फिर आप क्लास 10th में आए, अब तक पता नहीं चलता है कि हम ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? क्या एक्स एक्सिस में भैया ये बोले थे, ये बोले थे, क्या फ़र्क पड़ेगा? उल्टा कर देंगे तो फ़र्क पड़ता है, समझे? आइए, इफ इट इज़ आई वी ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से आपका ये होगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा कि नहीं? ओके, दिस साइड आई होगा और दिस साइड वी होगा। अगेन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मुझे मालूम है कि नहीं? तो इसका भी जो कंक्लूजन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। आइए फिर से यहाँ पे ओ कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और यहाँ पे मान लो बी कर लेते हैं, और ये भाई साहब हो गया सी, ठीक है? अगेन स्लोप निकाल के देखते हैं हम, रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है? सारा चीज़ सेम लिखिएगा, आई एम जस्ट राइटिंग दोज थिंग्स विच आर चेंजिंग, ठीक है? तो हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा। तो डेल वाई इज ओ सी अपॉन ओ बी होगा कि नहीं? क्या हम यहाँ पे सिंपली हम स्लोप लिख रहे हैं, ठीक है? आप पूरा लिख लीजिएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी क्या है मेरा? वी अपॉन ओ बी इज आई। तो v बाई आई क्या होता है? r। वी ऑल नो कि r इज इक्वल्स टू वी बाई आई, पिछला बार से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, r इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो जहाँ v बाई आई होगा वहाँ r लिख सकते हैं।
तो ये क्या आया, स्लोप इज इक्वल्स टू आर, विच मीन्स दैट कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन IV ग्राफ, इन एन IV ग्राफ इज जस्ट सिंपली यू टेक आउट द स्लोप. आप केवल स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा. लेकिन अगर ये VI ग्राफ रहता तो फिर आपको स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता, तब आपका रेजिस्टेंस आता. यही अंतर है, समझ गए? ओके, सो इसका कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ओवर हियर इज कि इन एन IV ग्राफ, in an IV graph the resistance is equal to the slope of IV graph. IV ग्राफ का स्लोप के बराबर होगा, जबकि अगर ये VI होता तो स्लोप का रेसिप्रोकल के बराबर होता. समझे कि नहीं? तो नाउ यू नीड टू चेक दिस थिंग कि जो ग्राफ मुझे दिया गया है वो VI है या IV है, उसके अनुसार आप अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे. समझ आया? VI है तो आप स्लोप निकालिए, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तब आपका रेजिस्टेंस आएगा. जबकि अगर IV ग्राफ है तो आप सिंपली रेसिप्रोकल, आई मीन सिंपली केवल स्लोप निकाल दो, दैट विल बी द वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस. क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोल लें. एनी इश्यूज? एनीवन? No? Okay, great. Okay, is it clear? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? VI IV डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए थोड़ा रिकैप कर लें हम लोग आज क्या पढ़े, राइट? चलिए, तो आज हम लोग पढ़े अबाउट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से आया हमारा एक नया टर्म जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, फिर रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट देखे, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? 1 ओम डिफाइन कर लेंगे, रेजिस्टेंस डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बता पाएंगे, राइट? उसके बाद फिर हमने पढ़ा अबाउट ग्राफ. ठीक है, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे. विल कीप दिस मच, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज, है ना? हाँ, खोपड़ी में जो ऊपर ऊपर से पार हो जाएगा. क्या कुछ ही टॉपिक से सारे इंटर रिलेटेड थे, इसलिए हम सबको ग्राफ तक में आज क्लियर करवा दिए. फाइन. आगे के टॉपिक्स जो है वो हम लोग जी आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. फाइन. आज के लिए अभी इतना ही. दैट्स ऑल, राइट? ओके, ग्रेट. इसको छाप लेंगे.